हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ महामना अकेडमी। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हमने पिछली क्लास में सॉल्युबिलिटी देखी, उसका डेफिनेशन देखा और उसका रिलेशन देखा केएसपी और सॉल्युबिलिटी के साथ में, और हमने एक क्वेश्चन किया था सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। तो चलिए आज फिर हम अपनी क्लास एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ KSP of copper monosulfide is 6 into 10 to the power of -6 है ना, at 27 डिग्री सेल्सियस। फिर बोल रहा है फाइंड द maximum molarity of the solution, as well as maximum strength of the solution, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे पास KSP कॉपर मोनोसल्फाइड की दी हुई है 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 एट 27 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम मोलैरिटी पता करिए और मैक्सिमम स्ट्रेंथ पता करिए। अभी देखिए हमने पिछले क्लास में ही सॉल्युबिलिटी को अगर हम मोल पर लीटर में कहते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम मोलैरिटी हो जाता है। और सॉल्युबिलिटी ही अगर हमारा दिया हो ग्राम पर लीटर में तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा अभी, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, जब हमारा सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में दिया होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और हमारा सॉल्युबिलिटी अगर ग्राम पर लीटर में दिया होता है तो वो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कहलाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन। क्या रिलेशन था हमारा, KSP इज इक्वल्स टू x की पावर x, है ना, y की पावर y, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। ये रिलेशन हमने पिछली क्लास में ही पूरा डिराइव किया है बाय टेकिंग अ सॉल्ट, उसका डिसोशिएशन किया, सॉल्युबिलिटी उसकी एक एक करके ली, फिर हमने ये रिलेशन डिराइव कर लिया। अब ये क्वेश्चन भी इसी रिलेशन से हमारा सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें कॉपर मोनोसल्फाइड जो है हम उसे तोड़ेंगे। कॉपर मोनोसल्फाइड सॉल्ट है, हम उसे तोड़ेंगे उसके एनायंस और कैटायंस में। तो देखिए कैसे टूटेगा कॉपर मोनोसल्फाइड। कॉपर मोनोसल्फाइड दिया हुआ है, वो टूटेगा हमारा Cu2+, कॉपर मोनोसल्फाइड हमारा टूटेगा Cu+ प्लस S-, है ना। कॉपर मोनोसल्फाइड हमारा टूट गया। अगर हमारा यहाँ पे CuS2 दिया होता तो वो कॉपर डाइसल्फाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा एक S है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोसल्फाइड हो जाएगा Cu+ प्लस S- में। अब देखिए यहाँ पे इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कितने कितने दिए हुए हैं। कॉपर का यहाँ पे 1 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मोनोसल्फाइड के यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, 1 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बिल्कुल सही। अब देखिए हम पढ़े हैं KSP का रिलेशन सॉल्युबिलिटी के साथ में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है KSP का रिलेशन सॉल्युबिलिटी के साथ में। हम देखिए x और y की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा क्या देखिए निकल के आता है, 1 की पावर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, पावर x है 1 हो गया, इंटू y की वैल्यू 1 दी हुई है 1 हो गया, इसका पावर 1 हो जाएगा। s दिया हुआ है, s की पावर कितना, x प्लस वाई है। x हमारा कितना है, 1 है, y हमारा कितना है, 1 है। कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, KSP इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 होगा, S² हो जाएगा हमारे यहाँ से S²। देखिए KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का हमारा रिलेशन निकल के आ गया। अब देखिए KSP हमारा कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 की पावर -6।
हम यहाँ सीधा KSP की वैल्यू रखते हैं। हमारा KSP कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। एस स्क्वायर जब इधर हो जाएगा तो हमारा अंडर रूट हो जाएगा। एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 10 की पावर -6 विच इज इक्वल्स टू 2.45 इंटू 10 की पावर -3। हमारी सॉल्युबिलिटी मिल गई हमें इतनी। अब देखिए जो KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन हमने पढ़ा पिछली क्लास में, उसमें हमारी सॉल्युबिलिटी कितनी दी हुई थी, किसमें दी हुई थी, मोल पर लीटर में हमारी सॉल्युबिलिटी दी हुई थी। तो यहाँ से हमारी सॉल्युबिलिटी कितनी दी हुई है, मोल पर लीटर में दी हुई है हमारी सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे मोल पर लीटर में है। और क्या होता है, मोल पर लीटर में जब सॉल्युबिलिटी दी हुई हो तो हम उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इज द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी हमारी इतनी निकल के आई है 2.45 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, ये हमारी मैक्सिमम मोलैरिटी हो गई। बिल्कुल सही, यहाँ से हमारी क्या निकल के आ गई, मैक्सिमम मोलैरिटी। बिल्कुल सही, मैक्सिमम मोलैरिटी आ गई हमारे यहाँ से। अब देखिए हम क्या करते थे, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी अगर ग्राम पर लीटर में दी हुई हो तो हम उसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कहते थे। अब सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर में हम कैसे निकालेंगे, पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा, जब सॉल्युबिलिटी हमें ग्राम पर लीटर में निकालनी होती थी, कुछ नहीं करना होता था, हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में दिया हुआ है हम उसमें सिर्फ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कॉपर मोनोसल्फाइड का मोलर मास कितना होता है, 95.61 होता है ग्राम। कॉपर सल्फाइड का मोलर मास कितना होता है हमारे यहाँ पे, 95.61 ग्राम। बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी हमने अभी यहाँ पे निकाली, मोल पर लीटर में कितना दिया हुआ था, 2.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 95.61 ग्राम। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ से सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर में निकल के आ जाएगा विच इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ जितना भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट हो जाएगा हमारा ग्राम पर लीटर में। दिस इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैक्सिमम मोलैरिटी पूछ रहा था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा था, हमने सॉल्युबिलिटी निकाल दी, KSP सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन पता करके और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकल के आ गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ ली, डेफिनेशन देखा, रिलेशन देख लिया। अब हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, मतलब सॉल्युबिलिटी को किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, उस पर क्या क्या चीज़ें असर डालती हैं, हम उस पर देखते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है हमने पढ़ लिया था, सॉल्वेंट क्या होता है हमने पढ़ लिया था। अब हम वही देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरह से हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट डालते हैं, किस तरह से उस पर असर डालते हैं। तो देखिए हम इसे पढ़ेंगे एक प्रिंसिपल से, जो कि प्रिंसिपल है हमारा लाइक बेटर डिसॉल्व, लाइक बेटर डिसॉल्व, लाइक बेटर डिसॉल्व लाइक इन इट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वी विल स्टडी लाइक बेटर डिसॉल्व लाइक इन इट। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, लाइक बेटर डिसॉल्व लाइक के ही आधार पे हम पढ़ेंगे पोलर सॉल्यूट, है ना, पोलर सॉल्यूट बेटर dissolved in polar solvents। बिल्कुल, लाइक डिसॉल्व लाइक पे पढ़ रहे हैं तो पोलर ही पोलर को आपस में घोलेगा और नॉन पोलर को आपस में डिसॉल्व करेगा। पोलर सॉल्यूट बेटर डिसॉल्व पोलर सॉल्वेंट इन
इट। एग्जाम्पल देखते हैं पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट का। पोलर सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है ना। वाटर डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट्स क्या हो जाएंगे, अमोनिया, बेटर डिजॉल्व अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लूकोज इन इट, है ना। वाटर क्या हो गया हमारा, पोलर सॉल्वेंट हो गया। अमोनिया, HCl, ग्लूकोज क्या हो गया हमारे, पोलर सॉल्यूट्स हो गए। लाइक डिजॉल्व लाइक में क्या हो गया, पोलर सॉल्यूट, बेटर डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट इन इट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटर डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट इन इट, है ना। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक में उसके अंदर क्या अच्छा डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट ही बेटर डिजॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है हमारा बेंजीन, है ना। एग्जांपल ले ले हम इसका, बेंजीन विच इज C6H6 dissolve carbon tetrachloride which is a non-polar solute, better dissolve carbon tetrachloride and Li2SO4 better in it, है ना, better in it। ये सब हमारे क्या हो गए, नॉन पोलर सॉल्यूट हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, Li2SO4 बेटर किस में डिसॉल्व होगा हमारा, नॉन बेंजीन में विच इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइक बेटर डिसॉल्व लाइक इन इट, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट का। चलिए नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं हम सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से हमारा सॉल्युबिलिटी पे असर डालता है। देखिए टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए दो प्रोसेस होते हैं, दो तरह की रिएक्शन हम जनरली पढ़ते हैं। दो तरह के रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, या प्रोसेस में देखें तो एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो वो क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, ये एक तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which enthalpy क्या होती है, enthalpy of solution क्या होती है, increases। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के जिसमें इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, इंक्रीज करती है। अगर हम इसको लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा सॉल्युबिलिटी ऑफ H is always greater than 0. This is the endothermic process, है ना। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करें तो हम उसे इस तरह से कह सकते हैं, the chemical reactions in which reactant absorbs heat from the surrounding to form the product is known as the endothermic reactions, है ना। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, अगर हम एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, ये सब बहुत बेसिक है, हमने इसे 11-12 में पढ़ रखा है, बस हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम पता कर सकें कि टेम्परेचर किस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन को असर डाल रहा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे असर डाल रहा है। ये बेसिक है इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं अभी सिर्फ। तो हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन
इन विच क्या, या फिर हम ये भी कह दें इसे, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, is a chemical reaction in which, है ना, केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है in which the reactant absorbs heat from its surrounding, है ना, अपने सराउंडिंग से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है वो अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। एक काम ये करता है ये कि it leaves the environment cooler, it leaves the environment cooler, है ना। इस तरह के रिएक्शन से क्या होता है, जो आसपास के सराउंडिंग होते हैं वो काफ़ी ठंडे पड़ जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसके अपने आसपास का टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके आसपास का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज़ कर गया, इसीलिए जो उसके सराउंडिंग है वो कूलिंग हो गई। अगर हम फिगर में देखें, एक बीकर है, इसमें हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है जिसमें हमारा रिएक्टेंट लिखा हुआ है, रिएक्टेंट पड़ा हुआ है ना, रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, अपने आसपास से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने आसपास से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना। जब ये अपने आसपास से हीट एब्जॉर्ब किया तो इसके सराउंडिंग में क्या हो गया, इसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर था वो काफ़ी डिक्रीज़ कर गया, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, इसने अपने आसपास से हीट ले लिया और इसने क्या किया, फिर प्रोडक्ट बना दिया। ये सब आपस में मिलके टूटे फूटे घुले मिले और इसने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया, है ना। अपने आसपास से टेम्परेचर लिया रिएक्टेंट ने और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। बस हम इसी को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, है ना। मेनली हमें ये नहीं पढ़ना है, मेनली हमें पढ़ना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे टेम्परेचर क्या असर डालता है, टेम्परेचर से क्या होता है हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे। ये तो हम बेसिक्स देख रहे थे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक प्रोसेस होते क्या है। अब देखिए हम पढ़ते हैं इसमें अब कि टेम्परेचर का क्या असर होता है हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस पे, है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस में मेनली क्या होता है हमारा, एंडोथर्मिक प्रोसेस जैसे जैसे चल रही है बस टेम्परेचर भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस जैसे बढ़ रही है टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस चलेगा। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, in endothermic process or reactions, in endothermic process or reaction as the temperature को शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, as the temperature increases, है ना। ये एरो ऊपर एरो जाने का मतलब क्या है, इंक्रीजेज, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द प्रोसेस एंड रिएक्शन इंक्रीजेज, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारा टेम्परेचर के। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा प्रोसेस रिएक्शन वैसे वैसे हमारा बढ़ेगा। अगर हम एग्जांपल देखें एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, एग्जांपल ग्लूकोज सबसे इजी एग्जांपल है, हम समर्स में यूज़ करते हैं ग्लूकोज सबसे ज़्यादा। ग्लूकोज, HCl, यूरिया, है ना, डिजॉल्व इन
वाटर, है ना। क्या हो गया एग्जाम्पल हमारा, क्या हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस का, ग्लूकोज HCl अमोनिया डिजोल्व इन वाटर। देखिए जब हम ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें ग्लूकोज डाले, हम ग्लूकोज डाले मिक्स किए, तो क्या होता है, अगर हम ग्लास को टच करते तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, ठंडा रहता है ग्लास। वही हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है ना। टेम्परेचर के इसलिए हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर हम देखें, हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस देख लिया, एंडोथर्मिक प्रोसेस में कैसे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है हमने वो देख लिया। इसी में पढ़ते हैं अब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर हम जल्दी जल्दी रिकैप करें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, द thermodynamic process in which enthalpy of the system decreases, है ना। enthalpy of the system decreases मतलब डेल्टा सॉल्युबिलिटी ऑफ H क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज, लेस देन जीरो, नेगेटिव में फॉल करेगी। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा था, ग्रेटर देन जीरो, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, लेस देन जीरो। तो इसी तरह से क्या हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देख सकते हैं, क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बिल्कुल देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन, है ना, द केमिकल रिएक्शन in which the reactant, है ना, केमिकल प्रोसेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बातें इन्वॉल्व रहेंगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिलीजेज हीट, है ना, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एब्जॉर्ब कर रहा था, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिलीज करेगा। रिलीजेज हीट फ्रॉम नहीं, टू बोलेंगे, रिलीजेज हीट to its surrounding to form product, है ना। एक्सोथर्मिक में रिएक्शंस में क्या हो रहा है, ये अपने सराउंडिंग में हीट रिलीज कर रहा है ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक बीकर ले लें, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, ये अपने इन्वायरमेंट में हीट रिलीज करेगा। क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ से वो हीट रिलीज कर रहा है, जिससे क्या होगा, इसके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इसके इन्वायरमेंट का इंक्रीज कर जाएगा, इसके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो हम इससे कह सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो रहा है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो रहा है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल Na2CO3 Li2SO4 dissolve in water, है ना।
इन सबको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करने के बाद अगर हम कंटेनर या ग्लास किसी में भी डिज़ोल्व कर रहे हैं, उसको हम टच करेंगे तो क्या हो गया, उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगा, बहुत ही गर्म रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने रिएक्शन किया, इसके अगर हम इस ग्लास को अगर हम टच करने जाएं तो ये ग्लास काफ़ी गर्म रहेगी, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, तब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जा रहा है ना। हमने देख लिया टेम्परेचर कैसे अफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पे और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। प्रेशर पे कैसे असर डालता है टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी। देखिए प्रेशर पे अगर हम पढ़ें सॉल्युबिलिटी का, जनरली देखिए सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं वो उतने कंप्रेसिबल नहीं होते हैं प्रेशर से, है ना। तो प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो सॉलिड कंप्रेस होता नहीं है, लिक्विड तो ऑब्वियस ही बात है, पानी बहता जा रहा है, प्रेशर लगाने को इसमें मतलब ही नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं एक चीज़, जनरली सॉलिड्स, है ना, जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, है ना। जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, therefore they are not much affected by the pressure, है ना। देखिए सॉलिड्स और लिक्विड क्या हैं, जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जैसे हम यही बोर्ड ले लें, बोर्ड का एक पोर्शन उठा लें तो वो सॉलिड पोर्शन हुआ, कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका शेप जो है एज सच बना रहेगा, उसका जो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, सब एज सच बनी रहेगी। वाटर की अगर हम बात करें, वाटर ले लें अगर हम वाटर ले लें, वाटर तो और इनकम्प्रेसिबल है और हम उसे और नहीं दबा सकते। वाटर का ड्रॉपलेट ले, हम उसे कंप्रेस करें, वो कभी दब पाएगा बिल्कुल नहीं, वो फ्लो करता हुआ इजली अपना निकल जाएगा, उसे जहाँ भी जाना होगा। तो इससे क्या होगा, सॉलिड्स और लिक्विड क्या है, जनरली नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर हो जाएंगे। अगर हम गैस की बात करें, गैस क्या होगा, थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा उससे प्रेशर का, है ना। कैसे अफेक्ट होगा प्रेशर का वो देखते हैं। चलिए हम अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर ले लें छोटा सा, है ना, कंटेनर ले लिए छोटा सा, और यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा दिए। क्या लगा दिए, पिस्टन। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ये, पिस्टन लगा दिया हमने यहाँ पे, है ना, पिस्टन लगा दिया। और इसमें क्या है, कुछ गैसियस पार्टिकल्स रहेंगे, यहाँ कुछ गैसियस पार्टिकल्स रहेंगे, कुछ बाहर भी गैसियस पार्टिकल्स रहेंगे। अभी तक क्या है, देखिए इस कंटेनर पे कोई भी प्रेशर नहीं लगा है, तो जो रेट ऑफ इनकमिंग गैसेस होंगे और रेट ऑफ आउटगोइंग गैसेस होंगे वो इक्वल रहेंगे, वो अपने मर्जी से आएंगे और अपने मर्जी से जाएंगे, और दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ये प्रोसेस अभी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ एंटरिंग है, रेट ऑफ आउटगोइंग है, वो सब बराबर है, कोई प्रेशर इस पर नहीं लग रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। अभी अगर हम इस पर प्रेशर लगाना शुरू करें, मतलब इस पिस्टन को दबाना शुरू करें, इस पिस्टन को हम नीचे लाना शुरू करें, है ना, तो क्या होगा, यहाँ जो गैसियस पार्टिकल्स रहेंगे इनके बीच में कोलिजन होगा, आपस में टकराएंगे पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स। पिस्टन को हम नीचे लेकर के आए, अगर पिस्टन हम यहाँ था, हमारा पिस्टन है, पिस्टन यहाँ लेकर के आ गए, है ना, पिस्टन यहाँ लेकर के आ गए, तो देखिए हमारा क्या हो गया है, गैसियस पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स हमारे बढ़ गए हुए हैं, है ना, पिस्टन नीचे लेकर के आए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्रेशर लगाने से गैसियस पार्टिकल्स पे क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है, दे आर अफेक्टेड बाय द प्रेशर, दे आर अफेक्टेड बाय द प्रेशर, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि गैसियस पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेशर, solids and liquid are not affected by the pressure, but gaseous particles are affected by the pressure, and also the solubility will also depend upon the pressure.
कह देते हैं हम यहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स आर अफेक्टेड, है ना, gaseous particles are affected by the pressure गैसियस पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैसियस पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना, आपस में कोलाइड कर रहे हैं ये, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपस में टकरा रहे मतलब टूटेंगे मतलब सॉल्युबल होंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी हमारी इसमें इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल सही, सॉल्युबिलिटी हमारी यहाँ पे इंक्रीज कर गई, प्रेशर हमने इंक्रीज किया, गैसेस पार्टिकल्स से हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे हमारी सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज करेगी, है ना, बिल्कुल सही बात है, प्रेशर बढ़ा रहे, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, आपस में वो घुलते जा रहे हैं, तो हमने देख लिया यहाँ पे प्रेशर कैसे अफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। अब देखिए बस यही चीज़ जो हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा प्रेशर को लेकर के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ये हमारा मेनली कैसे डिस्क्राइब होता है, इसे डिस्क्राइब करने वाले हमारे साइंटिस्ट आते हैं हमारे हेनरी, है ना, हेनरी ने ही डिफाइन किया कैसे हमारा प्रेशर अफेक्ट डाल रहा है गैसियस पार्टिकल्स पे, तो उन्होंने कुछ अपना ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी, देखिए ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि उन्होंने एक कंटेनर ले लिया था, ठीक है, उन्होंने एक कंटेनर ले लिया था, उसमें सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में गैसियस पार्टिकल्स डिज़ोल्व थे, है ना, गैसियस पार्टिकल्स डिज़ोल्व थे, सॉल्यूशन लिया था उन्होंने, गैसियस पार्टिकल डिज़ोल्व थे और वो पिस्टन से कवर्ड था, है ना, पिस्टन से कवर्ड था, लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें गैसियस प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है गैसियस पार्टिकल्स, ऊपर भी कुछ गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, बिल्कुल प्रेजेंट रहेंगे, हवा है ऊपर, सराउंडिंग है, सराउंडिंग में गैसेस ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अभी क्या है, ये जो सिस्टम पूरा है ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि जितने रेट से पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं उतने ही रेट से हमारे गैसियस पार्टिकल्स भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ये सिस्टम क्या है हमारा इक्विलिब्रियम में है, अभी ये सिस्टम अभी हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में है, और जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर है, वही हमारा इस सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर है, बिल्कुल सही, क्योंकि सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम है, तो इसमें रेट ऑफ एंटरिंग पार्टिकल्स जितना है उतना ही हमारा रेट ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पिस्टन लगा हुआ था, अब हम क्या करेंगे, इस पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना शुरू करेंगे, प्रेशर बढ़ाना शुरू करें या हम इस पर वेट रखते जाएं, एक ही बात हो जाएगी, वेट बढ़ाते जाना ही मतलब क्या होता है, प्रेशर बढ़ाना, है ना, पिस्टन था हमारा यहाँ पे, चाहे तो आप वेट ना भी रख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, बस हमें मेनली क्या प्रेशर ही बढ़ाना है, तो हम चलिए पिस्टन से ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, हमने क्या किया, पिस्टन से प्रेशर बढ़ाया, हम क्या किए, पिस्टन को नीचे ले जा रहे हैं, तो पिस्टन हमारा यहाँ पहुँच गया, और क्या हो गया, इसमें जो गैसियस पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा बढ़ गए, है ना, गैसियस पार्टिकल्स क्या हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए, अभी यहाँ भी क्या था, फैलाव था, तो आपस में सारे गैसेस पार्टिकल आराम से रिलैक्स कर रहे थे, फैले हुए थे, हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब क्या होंगे, यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम गैसेस पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम हमारे यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रैंडम कोलिजन स्टार्ट हो गया, गैसियस पार्टिकल्स आपस में यहाँ पे कोलाइड करना स्टार्ट हो गए, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, कोलाइड करते जा रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने प्रेशर जब यहाँ पे इंक्रीज़ किया, तो रेट ऑफ कोलिजन इसमें इंक्रीज़ हो गया ना, इसमें क्या हो रहा है, कोलिजन क्या हो जा रहा है, इसमें कोलिजन इसमें इंक्रीज़ होता जा रहा है, कोलिजन इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है हमारी यहाँ पे,
सॉल्युबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अभी हमने पीछे देखा सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ता है तो ही सॉल्युबिलिटी होती है ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो ही सॉल्युबिलिटी हो रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी हुई है तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, टेम्परेचर भी यहाँ का इंक्रीज हो गया प्रेशर बढ़ाने से। तो देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना, ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन हेनरी लॉ ने किया था, हेनरी ने ये ऑब्जर्वेशन किया, सॉरी हेनरी का ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन था। तो इसी को देखते हुए हेनरी ने क्या किया, अपना एक लॉ बनाया, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस, पूरा फेनोमेना हो रहा है जो हेनरी ने परफॉर्म किया, इसको लेकर के हेनरी ने एक लॉ बनाया। जो लॉ क्या कहता है, लॉ देखते हैं हम, हेनरी लॉ क्या होता है। ये ओवरऑल व्यू था हमारा हेनरी लॉ का, हेनरी प्रोसेस हो कैसे रहा है। तो अगर हम हेनरी लॉ का डेफिनेशन देखें तो हेनरी लॉ क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज at a given temperature the partial pressure of any gas प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, एनी गैस मीन्स वैसी वही गैस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to the मोल फ्रैक्शन, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज एट अ गिवन टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of that gas in solution when dynamic equilibrium कब डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, किन दो प्रोसेसेस में, when dynamic equilibrium is achieved between dissolved and undissolved gases present at the solution surface और लिक्विड सरफेस। तो ओवरऑल हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा कोई भी गैस का जो सॉल्यूशन में रहेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो क्या हम इस डेफिनेशन से एक रिलेशन लिख सकते हैं, पी गैस dissolved is directly proportional to X gas dissolved है ना, X gas dissolved, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, P gas dissolved is directly proportional to X gas dissolved। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, क्या हो जाएगा, P gas is equals to KH into X gas। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ गया हमारा, हेनरी कांस्टेंट KH आ गया। वेयर KH क्या है, वेयर KH इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट।
है ना, हेनरी कांस्टेंट है। और इस केएच की यूनिट क्या रहेगी, सेम एज द यूनिट ऑफ अ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं, अगर हम हेनरी कांस्टेंट का यूनिट देखें, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट जो है वो सेम एज प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है हमारा, पास्कल, पास्कल यूनिट होता है हमारा प्रेशर का, और एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, है ना। केएच का हमारा यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल एंड एटीएम। बिल्कुल हमारा निकल के आ गया यहाँ से हेनरी कांस्टेंट का यूनिट, और हेनरी कांस्टेंट का हमारा इक्वेशन निकल के आ गया हमारे यहाँ से। बस यही है हमारा हेनरी लॉ, ठीक है। ये पूरा ओवरव्यू हो गया हमारा हेनरी लॉ का। देखिए अगर हम ये रिलेशन देखें, हेनरी लॉ का लॉ क्या निकल के आया हमारा, पी गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स गैस, है ना। तो अगर हम यहाँ से एक देखें तो क्या निकल के आएगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़िए, प्रेशर हटाइए, पहले हम सीधा केएच पे ही आते हैं, पी गैस, ठीक है। अगर हम यहाँ से केएच निकालें, केएच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, केएच इज इक्वल्स टू पी गैस अपॉन एक्स गैस, ठीक है। KH इज इक्वल्स टू पी गैस अपॉन एक्स गैस। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम KH हेनरी कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, एक्स गैस डिक्रीज करेगा, और साथ ही साथ हमारा सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करता जाएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ से, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़ें इसी में, देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक, हेनरी लॉ पढ़ा, हेनरी लॉ में डेफिनेशन क्या उसकी वो पढ़ा, उसका इक्वेशन निकाल के लाएं, और हमने देखा कि अगर हम हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करते हैं तो वो मोल फ्रैक्शन पे क्या असर डालता है और सॉल्युबिलिटी पे क्या असर डालता है। देखिए मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ से डिक्रीज करेगा रिलेशन देख के, अब सॉल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज कर रही है, कैसे, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स उसमें कम हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है मतलब उसमें जितना हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं वो कम होते जा रहा है, डिजोल्व जब कम कर रहे हैं तो मतलब क्या हो सकता है, सॉल्युबिलिटी भी हमारी कम हो रही है ना। तो यहाँ से हम क्या किए, हेनरी कांस्टेंट कैसे अफेक्ट करता है हमारा सॉल्युबिलिटी को, हमने वो देख लिया। अब आगे के जो यूनिट्स हैं, आगे के जो इसमें पॉइंट्स आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।